आज़ादी को 78 साल पूरे हो रहे हैं। बीते 2 साल की तरह ही इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर अपील भी की थी। इसके बाद तिरंगे की बिक्री में 60 से 70% का उछाल आया है। हर घर तिरंगा अभियान पहली बार 2022 की 15 अगस्त को चलाया गया था। तब आज़ादी को 75 साल पूरे हुए थे। उसी साल सरकार ने फ्लैग कोड में भी कई बदलाव किए थे। आइए समझते हैं फ्लैग कोड के बारे में। हमारे देश में तिरंगा फहराने से जुड़े सारे नियम कायदे फ्लैग कोड 2002 के तहत आते हैं। ये फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 से लागू हैं। इससे पहले तक तिरंगा फहराने के नियम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत आते थे। फ्लैग कोड को 3 भाग में बांटा गया है। पहले भाग में तिरंगे से जुड़ी सामान्य जानकारियां हैं। दूसरे भाग में आम लोग, निजी संगठन और संस्थानों में तिरंगा फहराने से जुड़े नियम हैं और तीसरे भाग में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनसे जुड़े संगठन, एजेंसियों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम कानून हैं। आज़ादी के बाद कई सालों तक आम लोगों को घर पर तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था। मशहूर उद्योगपति और पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने आम नागरिकों को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाया। दरअसल अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद जब 1992 में नवीन जिंदल भारत लौटे तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री में हर दिन तिरंगा फहराना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें चेतावनी दी तो वो कोर्ट चले गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में फैसला दिया कि तिरंगा फहराना देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस फैसले के बाद पीडी शेनॉय के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। इस तरह से 2002 में फ्लैग कोड बनी। इसके तहत हर नागरिक को तिरंगा फहराने का अधिकार मिल गया। तिरंगा फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसका सम्मान करना मौलिक कर्तव्य। संविधान के अनुच्छेद 51A में इसका प्रावधान है। ये अनुच्छेद कहता है कि तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करना भारत के हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। केंद्र सरकार ने 2022 में फ्लैग कोड के नियमों में 2 बड़े बदलाव किए थे। पहला तो ये कि अब तिरंगे को रात में भी फहराया जा सकता है। पहले तिरंगा सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहरा सकते थे, लेकिन अब 24 घंटे घर पर तिरंगा फहरा सकेंगे। इस बदलाव के बाद अब आम लोग, निजी संगठन या संस्थान दिन और रात तिरंगा फहरा सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि लोगों को घर पर तिरंगा फहराने के लिए मोटिवेट किया जा सके। अब तक लोगों को रात में तिरंगा फहराने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब रात में भी तिरंगा फहरा सकते हैं। और दूसरा बदलाव यह है कि अभी तक हाथ से बुना और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाज़त थी, लेकिन अब मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खाद से बना तिरंगा भी फहरा सकेंगे। साथ ही अब पॉलिस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। भारत में तिरंगे के साइज़ को लेकर कोई नियम नहीं है। ये कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा हो सकता है, लेकिन तिरंगा हमेशा आयताकार होगा जिसका अनुपात 3:2 होगा। हालांकि वीवीआईपी के एयरक्राफ्ट पर 450 बाई 300 mm, मोटर कार पर 225 बाई 150 mm और टेबल पर 150 बाई 100 mm साइज का तिरंगा होगा। तिरंगे में हमेशा सबसे ऊपर केसरिया और नीचे हरा रंग होगा। बीच में सफ़ेद कलर होगा जिस पर अशोक चक्र बना रहेगा। अशोक चक्र के अंदर 24 तीलियां ही होंगी। वैसे तो कागज़ से बने तिरंगे नहीं बनाए जा सकते, लेकिन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और खेल कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कागज़ से बने तिरंगे फहराए जा सकते हैं। फ्लैग कोड के इन खास दिनों में कागज़ से बने तिरंगों को फहराया जा सकता है, लेकिन इसे फेंका या फाड़ा नहीं जा सकता। कागज़ से बने तिरंगों का सम्मान के साथ डिस्पोजल ज़रूरी है। तिरंगा फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे आप अपनी गाड़ी पर लगाकर घूम सकें। फ्लैग कोड के मुताबिक सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ही तिरंगा लगाने की इजाज़त है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतावासों और कार्यालयों के अध्यक्ष, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री,
राज्य मंत्री और उपमंत्री, राज्य के विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, भारत के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपने वाहन में तिरंगा लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी विदेशी अतिथि को केंद्र सरकार की ओर से कार मुहैया कराई जाती है तो उस कार की दाईं ओर तिरंगा जबकि बाईं ओर उस देश का राष्ट्रीय ध्वज लगेगा। अगर राष्ट्रपति किसी विशेष ट्रेन से यात्रा करते हैं तो जब गाड़ी खड़ी रहेगी तब ड्राइवर के केबिन पर प्लेटफॉर्म की ओर तिरंगा लगेगा। अगर राष्ट्रपति किसी विमान से यात्रा करते हैं तो उस पर भी राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा। इसी तरह प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति किसी देश की यात्रा करते हैं तो विमान पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाता है। जब आप घर में तिरंगा फहराएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि वो झुका ना हो, वो ज़मीन से टच ना हो रहा हो या फिर पानी ना लग रहा हो। अगर ऐसा होता है तो ये तिरंगे का अपमान होगा। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया और सबसे नीचे हरा रंग होना चाहिए। किसी भी स्थिति में ऊपर हरा और नीचे केसरिया रंग नहीं होना चाहिए। झंडे पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। तिरंगे को किसी ड्रेस या यूनिफॉर्म के किसी हिस्से में भी लगाने की मनाही है। ना ही किसी रुमाल, तकिया या नैपकिन में तिरंगे की डिज़ाइन होनी चाहिए। झंडे को किसी भी रूप में लपेटने, जिसमें किसी व्यक्ति की शव यात्रा भी शामिल है, के काम में नहीं लाया जा सकता। किसी सामान को देने, पकड़ने या ले जाने के तौर पर भी इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। हालांकि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समेत खास अवसरों पर तिरंगे के अंदर फूलों की पंखुड़ियाँ रखी जा सकती हैं। राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किसी मूर्ति या इमारत को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता। किसी वाहन, रेलगाड़ी, नाव या हवाई जहाज में भी इसे नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वाहन में ही इसे लगाया जा सकता है। झंडा फटा हुआ या मैला कुचैला नहीं होना चाहिए। घर पर या किसी भी संस्थान में तिरंगा फहराया जा रहा है तो उसके बराबर या उससे ऊंचा कोई दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किया तो क्या हो सकता है? अगर आप घर पर तिरंगा फहरा रहे हैं और वो किसी कारण से फट जाता है या पुराना हो जाता है तो उसे सम्मानित तरीके से डिस्पोज किया जाएगा। तिरंगे को अपमान करने पर 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। इसके लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 में प्रावधान किया गया है। इसके तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर तिरंगे और संविधान को जलाना, कुचलना, फाड़ना या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना अपराध होगा। शोक के समय राष्ट्रपति के निर्देश पर उनके द्वारा बताए गए समय तक झंडा आधा प्रवाहित होना चाहिए। जब झंडे को आधा झुकाकर फहराना हो तो पहले झंडे को शीर्ष तक बढ़ाकर फिर आधे तक झुकाना चाहिए। सूर्यास्त से पहले या उचित समय पर झंडा पहले शीर्ष तक बढ़ाकर फिर उसे उतारना चाहिए। केवल भारतीय ध्वज आधा झुका रहेगा जबकि अन्य झंडे सामान्य ऊंचाई पर रहेंगे। समस्त भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पर झंडा आधा झुका रहेगा। लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शोक के समय झंडा दिल्ली में झुकाया जाता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री के समय दिल्ली में और राज्य की राजधानियों में भी झुकाया जाता है। राज्य मंत्री के निधन पर शोक स्वरूप मात्र दिल्ली में ही झुकाया जाता है। राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए राज्य और घटक राज्यों में झुकाया जाता है। यदि किसी भी गणमान्य अतिथि के मरने की सूचना दोपहर में प्राप्त होती है और यदि अंतिम संस्कार नहीं हुए हैं तो ऊपर बताए गए स्थानों में दूसरे दिन भी झंडा आधा फहराया जाएगा। अंतिम संस्कार के स्थान पर भी झंडा आधा फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह, किसी भी राज्य के वर्षगांठ या राष्ट्रीय आनंद के दिन, किसी भी अन्य विशेष दिन भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए दिन पर मृतक के आवास को छोड़कर झंडे को आधा झुकाना नहीं चाहिए। यदि शव को शोक की अवधि की समाप्ति से पहले हटा दिया जाता है तो ध्वज को पूर्ण मस्तूल स्थिति में उठाया जाना चाहिए। किसी भी विदेश के प्रमुख या सरकार के प्रमुख की मृत्यु पर उस देश के प्रत्यायित भारतीय मिशन उपयुक्त दिनों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। राज्य के अफसरों, सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अंत्येष्टि पर झंडे के केसरिया पट्टी को शीर्ष पर रखकर ताबूत को ढक देना चाहिए। ध्वज को कब्र में नीचे नहीं उतारना चाहिए या चिता में जलाना नहीं चाहिए। क्या आपको पता है हमारे राष्ट्रध्वज की शान में झंडा गीत या ध्वज गीत भी लिखा गया है। हम सभी बचपन से इस गीत को सुनते आ रहे हैं, जिसकी रचना ओजस्वी कवि श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। 7 पद वाले इस मूल गीत से बाद में कांग्रेस ने 3 पद
पद संख्या 1, 6 और 7 को संशोधित करके ध्वज गीत के रूप में मान्यता दी। यह गीत न केवल राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ बल्कि अनेक नौजवान और नवयुवतियों के लिए देश पर मर मिटने हेतु प्रेरणा का स्रोत भी बना। जब यह लगभग तय हो गया था कि अब आज़ादी मिलने ही वाली है, उस वक्त कांग्रेस ने देश के झंडे का चयन कर लिया था, लेकिन एक अलग झंडा गीत की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। गणेश शंकर विद्यार्थी पार्षद जी के काव्य कौशल के कायल थे। विद्यार्थी जी ने पार्षद जी से झंडा गीत लिखने का अनुरोध किया। पार्षद जी कई दिनों तक कोशिश करते रहे, पर वह संतोषजनक झंडा गीत नहीं लिख पाए, जबकि विद्यार्थी जी ने पार्षद जी से साफ साफ कह दिया कि उन्हें हर हाल में कल सुबह तक झंडा गीत चाहिए। तो वह रात में कागज़ कलम लेकर जम गए। आधी रात तक उन्होंने झंडे पर एक नया गीत लिख डाला, लेकिन वह खुद उन्हें जमा नहीं। निराश होकर रात 2 बजे जब वह सोने के लिए लेटे, अचानक उनके भीतर नए भाव उमड़ने लगे। वह बिस्तर से उठकर नया गीत लिखने बैठ गए। पार्षद जी को लगा जैसे उनकी कलम अपने आप चल रही हो और भारत माता उनसे वह गीत लिखा रही हो। यह गीत था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। गीत लिखकर उन्हें बहुत संतोष मिला। सुबह होते ही पार्षद जी ने यह गीत विद्यार्थी जी को भेज दिया, जो उन्हें बहुत पसंद आया। जब यह गीत महात्मा गांधी के पास गया तो उन्होंने गीत को छोटा करने की सलाह दी। आखिर में 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे देश के झंडा गीत की स्वीकृति दे दी। यह ऐतिहासिक अधिवेशन हीरापुर में हुआ। नेताजी ने झंडारोहण किया और वहां मौजूद करीब 5000 लोगों ने श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा रचे झंडा गीत को एक सुर में गाया। मूल रूप में लिखा गया झंडा गीत कुछ इस प्रकार है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लगकर बढ़े जोश क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज यह अविचल निश्चय, बोले भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, जब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत।